दिस इज तनीषा चौधरी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज की यूट्यूब वीडियो में। क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम आज करने जा रहे हैं। राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट चैप्टर हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम अपने इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन में उस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं कि एक्चुअली बेसिकली ये चैप्टर बेस किस पे है, इसका बेस क्या है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। A constitution is not only about the composition of the various organ of government। अब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है, कैसे लागू होता है लोगों पे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होता है, लोगों को वो कैसे एक तरीके से कंट्रोल में रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ कंपोजिशन नहीं है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का, और उनके बीच में जो रिलेशन है, जैसे गवर्नमेंट हमने देखा कि दो लेवल पे डिवाइड होती है, जैसे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों पे पावर लगाता है और लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट पे भी लगाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है और गवर्नमेंट उस पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए उस पे भी कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और चेक एंड बैलेंस भी करते हैं हम। चेक एंड बैलेंस यानी पावर को डिवाइड कर देते हैं ताकि करप्शन ना हो पाए और सब एक दूसरे को चेक करते रहें। ठीक है, तो अब एंड इंश्योर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्संस एंजॉय सर्टेन राइट। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें एक प्रत्येक इंसान या फिर एक व्यक्ति जो है वो अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे हमारे पास पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो लिस्ट करता है फंडामेंटल राइट्स, और हम क्या करते हैं, मेंशन द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स। ठीक है, और इन राइट्स पे राइट्स तो हमने दे दिए, जैसे अगर मान लो मुझे बोलने का अधिकार दे दिया सरकार ने, मैं बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ जो मेरे मन में, पर मैं देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकती, लोगों के अगेंस्ट नहीं बोल सकती, या कोई ऐसी बात नहीं मैं बोल सकती जो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दे या फिर उनके लिए वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो राइट्स का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट, ये आपका एनसीईआरटी से मैंने रेफरेंस लिया है आपका। ठीक है, तो राइट्स के बारे में सब कुछ जानने से पहले, राइट्स क्या होते हैं, लोगों पे कैसे लागू होते हैं, इनकी क्या जरूरत होती है, तो पहले हम जान लेते हैं कि राइट्स की शुरुआत जो है वो कहाँ से और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1982 में जब कंस्ट्रक्शन वर्क चला, 1982 में जब कंस्ट्रक्शन वर्क चला एशियन गेम्स के लिए, जैसे गेम्स होते हैं ना नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसे गेम्स के लिए जब कंस्ट्रक्शन शुरू करा गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने ये काम कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में थमा दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने अप्लाई करा बहुत सारे छोटे छोटे लेबर क्लास वर्कर्स को, इन्होंने अपने काम करने के लिए क्या करा, हायर करा एक तरीके से। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट कंट्री से इन्होंने लोग बुलाए काम करने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, पूरा डेकोर करने के लिए। जैसे दिल्ली में थोड़ा टाइम पहले G20 हुआ था तो पूरी दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया जा रहा था, ऐसे ही इन्होंने फ्लाईओवर और स्टेडियम्स बनाने के लिए, बाकी काम करने के लिए लेबर्स को, मजदूरों को इन्होंने हायर करा। अब ये वर्कर्स जो है, पहली यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होंगी। ठीक है, तो पहली सिचुएशन तो यहाँ पे ये कि ये वर्कर्स जो है इनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जा रहा था। ठीक है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि उन्हें बहुत कम पैसा दिए जा रहे थे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ था। तो जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी काम करोगे तो कम से कम आपको 5,000 तो सैलरी आपको मिलनी चाहिए, आपको अधिकार है 5,000 सैलरी मिलने का। और कोई भी आप एमएनसी भी कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट जॉब है या इंडस्ट्री या फैक्ट्री, तो वहां पे भी आपको कम से कम 5,000 तो मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन वर्कर्स को बहुत बुरी कंडीशन में रखा गया और उन्हें मिनिमम वेज पे करी गई, जबकि गवर्नमेंट ने कोई और सैलरी रखी थी, लेकिन इन्हें सैलरी कुछ और पे करी गई। तो यहाँ पे दो चीज इनके साथ गलत हुई। अब जब सोशल साइंटिस्ट की टीम को इनके बारे में पता लगा, इनकी पुअर कंडीशन के बारे में, ठीक है, इन लोगों के साथ तो यार अन्याय हो रहा है, एक तो इनको बुरी हालातों में इनसे काम कराया जा रहा है, ऊपर से इनको सैलरी भी बहुत कम दी जा रही है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन डाला और इन्होंने आर्ग्यू करा दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट्स टू बेगर
और फोर्स लेबर विच इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी इन्होंने आर्ग्यू करा कि आप अगर किसी बंदे से काम करवा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उनको जितनी सैलरी उनको बताई गई है उससे कम सैलरी आप उनको पे कर रहे हो, जबरदस्ती काम करवा रहे हो या भीख मंगवा रहे हो, तो इसका मतलब आप शोषण कर रहे हो कौन से अधिकार का, कौन से राइट का, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से, ठीक है। द कोर्ट accepted this plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work। और कोर्ट ने क्या करा, एक्सेप्ट करा इस प्ली को और डायरेक्ट करा गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर करो कि थाउजेंड ऑफ वर्कर जो होंगे वो प्रिस्क्राइब करिए, मतलब उन्होंने जो वेजेस जो आए उन्होंने उनको बताई, या फिर जो आए वो डिजर्व करते थे अपने काम के अकॉर्डिंग उतना उनको सैलरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो, राइट्स हमारे पास होते हैं लेकिन लोगों को ना हर चीज कहते हैं ना एक बार कि सिर्फ अपने माइंड में कुछ सोचने से नहीं होता, आपको वो चीज सामने लानी पड़ती है रियल लाइफ में, ठीक है। आप किसी चीज को वर्चुअली इमेजिन कर रहे हो, माइंड में सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, पर आपको जब आप पेपर कैसे लिख सकते हो, सिर्फ माइंड में आंसर सोच के थोड़ी लिख सकते हो। आपको माइंड में आंसर सोचोगे, उसको अच्छे से आप बना के जब लिखोगे तभी तो फिर वो टीचर के पास जाएगा ना। जब आप शीट पे अपना हाथ चलाओगे बिना पेन पेंसिल के आप पेपर नहीं दे सकते। तो ऐसी राइट्स तो है हमारे पास, लेकिन वो सही लोगों पे इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए और लोगों को उनके बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक राइट आपका अप्लाई होता है जो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप उस बंदे के जाके अगेंस्ट, आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट जाके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों का शोषण करा गया। पहली सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि इन लोगों को बुरी हालात में, बहुत बुरी, जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में कहते हैं ना कि 14 साल से छोटे बच्चों को इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करना नहीं अलाउ। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत हार्मफुल गैसेस होती है, रेस होती है, तो बहुत हार्मफुल जगह पे इन लोगों से काम कराया गया। दूसरा, इनको जो सैलरी बताई गई वो सैलरी इनको मिली ही नहीं, एक तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन करा गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमारी दूसरी स्टोरी शुरू होती है जो कि है हमारे एक असम के एक प्रेसिडेंट की, मचाल लालुंग। अब ये जो व्यक्ति थे ये 23 साल के थे जब ये अरेस्ट हुए, आर रेजिडेंट ऑफ चुरबुरी विलेज ऑफ मोरिगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मचाल जो थे उन पे चार्ज लगाया गया कि उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई है, ठीक है, एंड बट चोट पहुंचाई है वो बात ठीक है, पर ही वाज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वाज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। अब इनको क्या है, जब ये बात सामने खुल के आई, जब इनका ट्रायल वगैरह रखने की बात चली, जब ट्रायल होता है, जब भेजा जाता है बंदे से, पूछताछ करी जाती है, तो पता लगा कि ये अभी ये बयाना देने के हालात में अभी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे, जब भी ठीक हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग यहाँ पे सावधान इंडिया लवर्स होते हैं या फिर क्राइम पेट्रोल लवर्स होते हैं, मैं भी बहुत देखती हूँ। तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं ना कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ होता है, लड़के के साथ कुछ बुरा हुआ होता है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी इनको रेस्ट करने दो, अभी इस हालात में नहीं है कि कुछ बयान कर पाए, कुछ बोल पाए, ठीक है, कुछ सबूत दे पाए हमें, तो अभी जब तक ये ठीक नहीं होती हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो वो कंडीशन यहाँ पे है। अब मचाल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली। अब डॉक्टर ने इन्हें अच्छे से ट्रीट कर दिया, ये अब एक फिट एंड फाइन है। But doctors wrote twice to jail authorities in 1967 and in 1996 that he was unfit to stand trial, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अथॉरिटीज है, जो आपकी हॉस्पिटल अथॉरिटीज है, उन्होंने जेल को एक लेटर भेजा या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि 1967 और 1996 में 2 बार कि ये बंदा जो है आप इसको ट्रायल के लिए बुलाएं और ये अब एकदम फिट और फाइन है, मेंटली अब ये ठीक है, आप इसको ट्रायल के लिए बुलाएं, आप इससे पूछताछ करें कि एक्चुअली सिचुएशन क्या थी, बात क्या हुई थी। उसके बाद बट नो वन पेड एनी अटेंशन। मचाल लालुंग जो है अब वो जुडिशियल कस्टडी में रहे बहुत सालों तक, और मचाल लालुंग जो है वो रिलीज कर दिए गए जुलाई 2005 में, ठीक है। और अब जब उन्हें अरेस्ट करा गया था तो उनकी एज 23 थी और अब उनकी एज 77 है, यानी उनकी आधे से ज्यादा लाइफ जो है वो जेल में गुजर गई है, ठीक है। अब ही स्पेंड 54 years अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि उन्होंने क्या हुआ 54 years अपने कस्टडी के अंदर गुजार दिए और उनकी केस की कभी सुनवाई नहीं हुई। जैसे हमने मूवीज में डायलॉग सुना होता है कि वकील तो क्या करते हैं, तारीख पे तारीख दिए जाते हैं और सामने वाले के सिचुएशन को नहीं समझते हैं।
तो वहां पे भी ऐसा हुआ, इनकी सुनवाई नहीं हुई और इन बेचारों को ना चाहते 54 ईयर्स अपनी कस्टडी के अंदर गुजारने पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ही वॉज फ्रीड जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिन्होंने एक तरीके से, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राइट्स में, तो इन्होंने क्या करा, जब इनको इनकी सिचुएशन के बारे में पता लगा तो टीम मेंबर यहाँ पे है और उन्होंने जाना इनकी सिचुएशन के बारे में और इन्हें यहाँ से रिहा कराया। ठीक है, पीछे हमने केस देखा था, वहां पे जो राइट एप्लीकेबल हो रहा था वो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड यहाँ पे आपका है राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ। ठीक है, क्यों, एक तरीके से उस व्यक्ति की मतलब जो पुलिस है, एक तरीके से कहे तो पुलिस वालों ने क्या करा, बिना कोई ट्रायल के इनको जेल में बंदी बना के रखा और जब इनकी सिचुएशन ठीक होगी तब भी ध्यान नहीं दिया। तो एक तरीके से इनकी जो पूरी लाइफ है, सबके पास जीने का अधिकार है, तो उनकी जो पूरी लाइफ है वो जेल में गुजर गई और इनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाई जो इनको मिलनी चाहिए थी और इन पर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाए। यहाँ पे सभी को डेवलपमेंट का हक है, तो इसलिए अगर इनको इनके राइट्स के बारे में पता होता या फिर उस टाइम पे राइट्स हर हो सकता है वहां पे किसी को नहीं पता हो इतना राइट्स के बारे में, तो इनके साथ ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। और ये हमने सिर्फ 2 स्टोरीज देखी है, पूरे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके राइट्स का, मौलिक अधिकारों का क्या होता है, शोषण किया जाता है और उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ जो चीज हो रही है वो सही है या फिर गलत है। आगे अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक तरीके से राइट्स का ओवरव्यू जान लिया है कि एक्चुअली राइट्स होते क्या और वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए वो बहुत नेसेसरी है। आगे अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बिल ऑफ राइट्स, आर लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, वो राइट्स, वो अधिकार जो जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करता है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, उन्हें सुरक्षा देता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। A democracy must ensure that individual have certain rights and that the government will always recognize these rights. अब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल, जो एक प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास अपने राइट्स होते हैं और गवर्नमेंट जो है तो वो हमेशा रिकॉग्नाइज करेगी इन राइट्स को। सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होगा कि हाँ हमने तुम्हें राइट दे दिया, आपको वो लोगों पे इम्प्लीमेंट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इट शुड प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम थस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योर अ रेमेडी इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ राइट। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कभी भी लोगों के, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जो गवर्नमेंट है ना वो कभी भी इंडिविजुअल्स के या जो कंट्री के सिटीजन्स है उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी और इंश्योर करेगी रेमेडी यानी हम कहते हैं ना कि होम रेमेडी, किसी चीज के लिए, जैसे बीमार पड़ जाते हैं, खाना कैसे जल्दी बनाए, अपनी घर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम रेमेडी सर्च करते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रेमेडी भी दी है कि अगर किसी केस में आपको ऐसा लगता है कि आपके राइट्स का, आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो आप रेमेडी फॉलो करके उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और अपनी फ्रीडम को एक तरीके से वापस पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल ऑफ राइट हो गया। आगे हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हुए हैं जिसमें हमारी पूरी लाइफ निर्भर करती है। अब एक बात हम सोचते हैं, जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे हमारा पूरा शोषण करते थे। ठीक है, हमारे घर छीन लेते थे, हमारी जो खुद की, हमारे भारत की जो चीज है वो छीन लेते थे, हमारी चीजों को ना चाहते हुए भी और बिना पूछे उनका मिसयूज करते थे और उनको यूज करते थे अपने खुद के आनंद के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एक तरीके से क्या हुआ, उन्होंने हमारा शोषण करा। ठीक है, तो अब उस शोषण से निकलने के लिए हमने क्या सोचा है, ताकि आगे आने वाले जनरेशन के लिए कोई ये सिचुएशन वापस से क्रिएट ना हो, तो हमने क्या करा, राइट्स बनाए। अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इस पहले वाले चैप्टर में जब हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कैसे हुआ था, कैसे बनाया गया, तो बहुत सारी कमेटीज बैठी थी, 8 कमेटीज बैठी थी। उन 8 कमेटीज में से एक कमेटी ने द मोतीलाल नेहरू कमेटी had demanded a bill of rights as far back in 1928। उन्होंने क्या करा, इन सारी सिचुएशन को देखते हुए कि ब्रिटिशर्स हमें कितनी गंदी तरीके से, कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन में दोबारा ये चीज ना हो,
तो हम क्या करते हैं, 1928 में इन्होंने डिमांड करी कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, इन्होंने राइट्स के लिए डिमांड करी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट करा राइट्स को दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स को लिस्ट करा कि ये राइट्स की हमें जरूरत है, जो हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करेंगे, ये हमें हर इंडिविजुअल के राइट्स हम देंगे। अब इन्होंने क्या करा कि ये जो राइट्स है ना, आप इसको प्रोटेक्ट भी करोगे, और जब ये राइट्स, जब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रही है, तो एक तरीके से इन्होंने इसको नाम दे दिया फंडामेंटल राइट, जो हर एक सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्हें सेपरेटली क्या करती है, उन्हें बनाती है और उनके ऊपर कुछ प्रोविजंस लिखती है। जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं उसे हम प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से, कि इनका कोई शोषण ना कर पाए, इनका कोई उल्लंघन ना कर पाए। फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर कि इवन जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट चल रही है हमारे देश में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारी गवर्नमेंट करप्ट हो सकती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट चल रही है वो खुद क्या है, इन राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो लोगों को पूरा पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, अपने लिए आवाज उठाने का। ठीक, उसके बाद है ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट। ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट में एक तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो है ये प्रोटेक्ट करे जाते हैं एंड एनफोर्स करे जाते हैं आपके ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा। यानी अगर कोई लॉ आया भी कि हम एक काम करते हैं, हम 20 साल की उम्र की लड़कियों को हम हर महीने क्या करेंगे, 1000 या 1500 रुपए हर लड़की की बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, देंगे, तो वो एक लॉ है। ठीक है, वो किसने बनाया, वो एक तरीके से हमारी अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो उसने बनाया। तो वो हमारा ऑर्डिनरी लीगल राइट होगा कि हाँ, अगर सबके पास पैसे आ रहे, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, तो मैं जाके अपील कर सकती हूँ कि जब सब लड़कियों के पास आ रहे पैसे तो मेरे पास भी आने चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट इस लॉ को हटा देती है तो मेरे पास कोई राइट नहीं है बोलने का कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा, वो लॉ एक तरीके से क्या है, टेम्परेरी था, वो उन्होंने हटा दिया। बट यहाँ पे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स थे, ठीक है, जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश करे गए थे, लॉ हट गया तो राइट भी हट गया। दूसरी सिचुएशन यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सुप्रीम अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। राइट्स जो है हमारे, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोटेक्ट करे जाते हैं और इंश्योर करे जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ऑर्डिनरी राइट जो है वो चेंज हो सकते हैं बाय लेजिस्लेचर बाय द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो ये जो आपका राइट है ये चेंज भी हो सकता है, हट भी सकता है। अगर जो हमारे मिनिस्टर्स है या फिर हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेंबर्स बैठे उन्होंने अगर लगेगा कि अब हमें इस राइट की या लॉ की जरूरत नहीं है, हमें अब नहीं लगता कि लड़कियों को हमें जरूरत है हर महीने 1000 या 1500 रुपए देने की, तो वो उस चीज को लेजिस्लेचर के थ्रू हटा भी सकती है। बट फंडामेंटल राइट्स को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि ना ही तो वो बहुत ज्यादा रिजिड है, ना ही तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसमें अगर हमें कुछ चेंज करना तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें सोचने समझने के लिए, इसलिए हम उसमें जल्दी से कोई चेंजेस लाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये राइट्स जो है ये आपके चेंज नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो फंडामेंटल राइट में भी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद चेंजेस करने पड़ेंगे जो थोड़े इम्पॉसिबल हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी है और इसमें चेंजेस लाने इम्पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है राइट में एक तरीके से। अब जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी के पास ना पावर होती है जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं हिंदी में। जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वॉयलेशन बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या करती है, इसके पास पावर होती है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों के राइट को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी वॉयलेशन ऑफ द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, चाहे फिर उस पर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जा रही है, एग्जीक्यूटिव जा रही है, लेजिस्लेटिव जा रही है। तो एग्जीक्यूटिव और या फिर लेजिस्लेटिव एक्शंस जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे इलीगल बाय द जुडिशरी। हमने सुना है ना, एप्लीकेशंस लेटर या फिर हमारी जुडिशरी में जाती है, कोई भी लॉ पास होता है, बिल पास होता है, तो वो जुडिशरी में जाता है। अगर जो जज है, जो सुप्रीम अथॉरिटी में जो जज बैठते हैं, अगर उनको लगता है कि ये सिटीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, तुरंत वहां पे क्रॉस लगा देंगे, कांटा लगा देंगे कि ये सिटीजन पे गवर्नमेंट के लिए ये एप्लीकेबल
नहीं होगा, आप इसको यहीं रोक दो। तो अगर जुडिशरी को ऐसा लगेगा कि राइट लोगों के लिए सही नहीं है या लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो तुरंत वही उस राइट पे वो वही रोकथाम लगा देगा और उसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। इफ दीज राइट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, if these violate the fundamental rights or restrict them in unreasonable manner, अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये लोगों की क्या कर रहा है, उनकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो वो वहीं वहां पे उस पर एक तरीके से रोकथाम लगा देगा, यानी बैरियर लगा देगा, उसको आगे तक वो बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे एक बात समझते चलना, हमारे पास 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे उसके सबके पार्ट है। तो ये जो टॉप हेडिंग मैंने दी है, आपको मेन फोकस इस पे रखना है। जैसे राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा पहला राइट हो गया। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हम लॉ बनाने से पहले किस पे, इक्वालिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ जो है वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी के साथ, किसी भी बेस पे लॉ है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ किसी एक जने के लिए नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता था कि आप तो इस कास्ट से बिलोंग करते हो, अच्छा आप इंडियन हो, आप यहाँ पे नहीं नहा सकते, आप यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते हो। तो इस चीज पे रोकथाम लगाने के लिए या ये प्रॉब्लम दोबारा से ना क्रिएट हो, हमने क्या करा, प्रोहिबिशन कर दिया डिस्क्रिमिनेशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं करेगा। तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी नौकरी चाकरी की जो फील्ड है उसमें आप सबको दोगे अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर मिलना चाहिए, किसी एक जने को अवसर नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को आप नहीं मानोगे, छुआछूत को बंद करो यहाँ पे। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे लोग सरनेम्स वगैरह का यूज करते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के लिए, कि मैं तो ये हूँ, मैं तो सुप्रीम हूँ, आप ऐसा ये सब नहीं कर सकते सामने वाले बंदे को डिग्रेड करने के लिए, या कुछ भी हो आप, तो आपको बताना ही क्यों है ना। उसके बाद है हमारे, ये फर्स्ट हो गया हमारा राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी क्या करना है हमें, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। असेंबल पीसफुली, आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो, कहीं पे भी टीम बना के आप जा सकते हो। उसके बाद है फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियन, हम कहीं पे भी यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरी इंडिया की किसी भी टेरिटरी में आप घूम सकते हो या बाहर भी जा सकते हो। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो और वहां पे मूव कर सकते हो, वहां पे अपना बसेरा ढूंढ सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो, आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो और आप कैरी ऑन कर सकते हो किसी भी ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को और बिजनेस को। पर ऐसा ना हो कि उस ट्रेड और बिजनेस में क्या हो, किसी का भी, किसी जानवर का, किसी इंसान का, किसी मनुष्य का, किसी का भी उसमें क्या हो, शोषण हो एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, की अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस करा है तो हम कहते हैं ना कि अगर वो, अच्छा उसने मेरे क्या करा, उसने मेरे थप्पड़ मारा, मैं भी उसके थप्पड़ मारूंगा, तो ऐसी चीजें नहीं चलती, हमको थोड़ा कॉपरेशन करके रखना चाहिए। तो अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम कमिट करा है तो उसे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी उसे। ठीक है, ताकि उसकी लिबर्टी को, उसकी लाइफ को एक तरीके से थ्रेट ना रहे। क्राइम करा उसने वो अलग बात है, पर उसको भी एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जीने का अधिकार है, जो डिसीजन लेगी वो गवर्नमेंट लेगी एक तरीके से, या फिर वो जुडिशरी लेगी, कोर्ट लेगी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो हमने पहले ही उसमें पढ़ा है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स में पढ़ाया है सेकंड केस में, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबको जीने का अधिकार है, सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन, सबके पास पढ़ाई के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, कि आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, उसके बाद है थर्ड हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे हम देखते हैं
प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आप क्या करोगे, प्रोहिबिट करोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना सड़क पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं या फिर सड़क पे बैगर्स बन के रहते हैं, अननेसेसरी काम करते हैं, तो आपको उस चीज को प्रोहिबिट करना है, ठीक है। और फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती जो भीख मंगवाई जाती है उसको आपको बिल्कुल रोकथाम लगानी है उसपे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हाजर्ड जॉब्स, यानी एक तरीके से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप चाहे कितनी भी मजबूरी है आपके घर में, आप फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में काम आप नहीं करवाएंगे छोटे बच्चों से, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि आपको क्या करना है, कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जैसे हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन वगैरह रखते हैं या फिर लोगों को बोलते हैं, जैसे रामनवमी में लोग बाहर निकलते हैं ऐसे पर्चा फैलाते हैं कि हम तो हिंदू है, गर्व से कहो हम तो हिंदू है, ऐसे करके, तो वो सब आप कर सकते हो। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन, पर तब तक कर सकते हो जब तक वो किसी और धर्म के लोगों को वो चीज इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। या ऐसा नहीं आप अपना रिलीजन सुप्रीम दिखाने के चक्कर में दूसरे के रिलीजन को क्या करो, आप डिग्रेड करो, नीचे दिखाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप जब भी हम जैसे आप किसी बड़े बड़े मंदिर में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो अपने खुद के प्योर वेजिटेरियन वीगन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उनके, उनमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में टैक्स होता है। तो अगर वो सब कुछ ही हमें फ्री में देंगे तो हमें एक तरीके से क्या मिलेगा, हमें ये भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या, उसमें आप टैक्स पे कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। उसके बाद है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आपको क्या करना है, आप अटेंड कर सकते हो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर मैं चाहूँ तो मैं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड शिवा के बारे में मैं कुछ भी टीचिंग्स आपको दे सकती हूँ, पर वो टीचिंग्स मेरी एक तरीके से गलत नहीं होनी चाहिए और वो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि उससे हमें लगे कि ये किसी एक स्पेसिफिक प्रत्येक धर्म को ये क्या कर रही है, हार्म करे, कि अपना रिलीजन में सुप्रीम दिखाने के चक्कर में दूसरों के रिलीजन को मैं डिग्रेड कर रही हूँ, वो चीजें मुझे नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ राइट था। अभी हमारा ये हमारा फिफ्थ राइट था। अभी हमारा सिक्स्थ और लास्ट राइट आ जाता है जो है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, जो हमारा कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, कि प्रोटेक्शन देंगे हम लैंग्वेज को और कल्चरल माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज यानी जो लोग थोड़े पीछे हैं, जो जैसे अभी रिसेंटली में मेरे नोन में केस आया, इंस्टाग्राम पे वीडियो है कि कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और वो पिज्जा डिलीवर करने जाते हैं तो वो देखता है कि उसके साथ मारपीट की जाती है। महाराष्ट्र मुंबई का केस है ये, पुणे का, कि उसके साथ मारपीट की जाती है और उससे वो सामान भी नहीं लिया जाता और उसको एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हिंदी में बात करता है, वो मराठी लैंग्वेज नहीं बोल सकता है, ठीक है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज जो है वो भी अपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कहीं पे भी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो आप राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो, आपको पूरा अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट जाने का और उसका एक पूरा सॉल्यूशन निकालने का उस प्रॉब्लम का। राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट, आपको क्या करना है, मूव करना है, राइट टू मूव टू द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट। कोई भी राइट अगर आपको लागू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी और ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सारे 6 राइट समझ आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को कुछ डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हम अपने बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ राइट्स की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स, की गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है कुछ स्पेशल स्कीम्स कुछ लोगों के लिए, एंड मेजर फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड मेजर्स निकालेंगे लोगों की कंडीशन को उठाने के लिए, जो लोग बहुत गरीब होते हैं या लिमिट क्लास होते हैं उनको ऊपर लाने के लिए, ताकि उनका भी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, वो भी 2 से 3 वक्त की रोटी अफोर्ड कर पाए, उनका जो हेल्थ केयर में जब अगर वो बीमार है तो वो भी
अच्छी मेडिसिन, अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर पाए। ठीक है, इन सब के लिए अब यहाँ पे क्या है कि हाँ, मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन, वुमेन, चिल्ड्रन जो है वो थोड़े हमारे बैकवर्ड माने जाते हैं, या वुमेन्स को थोड़ा हम कमजोर समझते हैं, एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए हम लॉ निकालेंगे और सुप्रीम निकालेंगे उनकी सॉरी सुप्रीम नहीं, स्कीम निकालेंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे है यहाँ पे कि इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई की पॉलिसी, जैसे रिजर्वेशन होती है ना कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन के लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मार्क्स में मिल जाएगा, एज में मिल जाएगा, सिलेक्शन मेरिट बेस पे मिल जाएगा, तो जैसे रिजर्वेशन जो है उसे हम एक तरीके से वायलेशन के रूप में नहीं देख सकते कि जैसे यहाँ पे मान लो ये बंदा ए केस है, यहाँ पे ये ए पर्सन है और बी पर्सन है। ठीक है, तो ये पर्सन जो ए है ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, गुड, एकदम एक्सीलेंट है ये, बट बात ये है कि ये ब्लाइंड है। ठीक है, और ये पर्सन बी है, ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज समझ लेते हैं। ठीक है, और ये फिजिकली फिट है। तो ये बंदा तो पढ़ने में नॉर्मल है और फिजिकली फिट है, तो अगर उस एजुकेशन फील्ड में या किसी भी फील्ड में ये नहीं जाएगा तो कहीं और तो नौकरी ढूंढ ही लेगा। पर अब ये देखो, ये बंदा पढ़ने में भी कितना एक्सीलेंट है, इसको तो वैसे भी डेवलपमेंट की जरूरत है क्योंकि वो बेचारा वैसे अपने शरीर से परेशान है, उसको फिजिकली हेल्थ इशू है और ये ब्लाइंड भी है। तो हम क्या करेंगे, इस ए वाले को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे और इसको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम आपको इतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, या फिर आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो तो हम आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत देखो, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये जो अगर हम ये कहें कि हमने जो रिजर्वेशन रखा है कि हमने राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिखा रखा कि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलेगी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो आके बोले कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिला डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मुझे तो डेवलपमेंट मिली नहीं, मेरा तो विकास हुआ ही नहीं। ठीक है, जैसे लोग जॉब्स की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, फाइनेंशियल के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए हमने क्या करा, हमने लोगों को, कुछ जो बैकवर्ड लोग हैं उन्हें हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया। अब यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस, मोरालिटी एक्सेट्रा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे दंगे फसाद हो जाए, लड़ाई हो जाए। ठीक है, आपको थोड़ा मतलब लिमिट में रह के बोलना है। तो गवर्नमेंट हमें राइट्स तो देती है, लेकिन उस पर वो एक तरीके से लिमिट भी लगाती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन सर्टेन एरियाज में, जो डिक्लेयर कर सकती है द असेंबली ऑफ 4 और 5 पीपल पर्सन एज लॉ अनलॉफुल, कि अगर कहीं पे 4-5 बंदे खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं तो वो चीज अनलॉफुल हो रही है, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो आपको झगड़ा वगड़ा नहीं करना, प्यार से सबके साथ रहना है। अब ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ऑर्डिनरीली अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। ऑर्डिनरीली क्या होता है, एक पर्सन जो उसे अरेस्ट करा जाता है, ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है जब हमें पता लगता है इसने कोई ऑफेंस करा है। बट sometime a person can be arrested simply out of an apprehension that she or likely to engage in unlawful activity। उस बंदे ने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन वो उस एक्टिविटी में एंगेज हो रखा है, उसका कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी से थोड़ा बहुत संबंध है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, दिस इज नॉन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं कि जब कोई बंदा, उसने वो क्राइम नहीं करा है लेकिन उसका उस क्राइम में कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है या क्रिमिनल के साथ उसका कोई रिलेशन है, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील कि ये जो पर्सन है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि जो पर्सन है ये एक तरीके से थ्रेट है लॉ के लिए, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और ऑर्डर के लिए, टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, लोगों की सिक्योरिटी के लिए और शांति के लिए, इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। तो वो क्या करेंगे, वो उस पर्सन को भी अरेस्ट कर लेंगे। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 months, पर वो सिर्फ उसको 3 महीने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, 3 महीने के लिए, ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड यहाँ पे एक राइट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है
नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी एक जना अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम 2 से 3 बार ज्यादा बार कर दिया तो वो उसी एक क्राइम के लिए बार बार अरेस्ट नहीं होएगा। दूसरा केस ये है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम फार बैक डेट, कि कोई भी लॉ डिक्लेयर नहीं करेगा किसी भी एक्शन को इलीगल। ठीक है, उसके बाद है नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे जैसे छोटे मोटे जो चोर होते हैं मजबूरी में आकर चोरी करते, चोरी करी उन्होंने गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, उनकी इस गरीबी का मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, या उनको बोलते हैं जबरदस्ती हम किसी से हाँ भरवाए। उस बंदे ने क्राइम नहीं करा है लेकिन जबरदस्ती उस क्रिमिनल से हम बोले कि तू हाँ कर, तूने तो ये करा है, नहीं हाँ करो, मार पीट के जबरदस्ती उसको दबोच के हम हाँ भरवाए, तो वो चीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।